नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। सोलन में कांग्रेस द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक सोलन कर्नल धनीराम शांडिल के साथ मेयर सोलन पूनम ग्रोवर ने की। इस मौके पर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस द्वारा 100 रुपए में पानी के बिल देने के वायदे को लेकर कांग्रेस नेता अपनी बात रखते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि वादा कांग्रेस पूरा करेगी, चाहे उसके लिए आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। पूर्व मंत्री और सोलन विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि शहरवासियों को सस्ते बिल पर पानी देना एक बड़ा कदम कांग्रेस का था, जिसे पूरा करने के बजाय प्रदेश की भाजपा सरकार राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सोलन विधानसभा क्षेत्र के साथ प्रदेश की जयराम सरकार भेदभाव कर रही है। शांडिल ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार की विदाई की शहनाई बज चुकी है, लेकिन ये बारात जाते जाते प्रदेश की आम जनता पर 90,000 करोड़ का कर्ज छोड़ जाएगी। शांडिल ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार को प्रदेश में भेदभाव की राजनीति छोड़ विकास की राह पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 100 रुपए में 12,500 पानी देने का वादा कांग्रेस पूरा करेगी, चाहे उसके लिए आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। फुल मेजॉरिटी से पास कर देता है, पारित हो जाता कोई भी विषय, तो उस पे इस प्रकार का लेटर आना सच में दुर्भाग्यपूर्ण है और ये संविधान के अनुरूप नहीं है। इस वक्त जो 100 रुपए कहा गया है, ये एक ऐतिहासिक और बहुत पुख्ता काम किया हुआ, बहुत इस पे मंत्रणा हुई, बहुत इससे डेलिब्रेशन के बाद ये फैसला लिया गया था कि हम लोगों को 100 रुपए 12,500 लीटर के जब तक उपयोग पे ही देंगे और उसके बाद जितना भी आगे लेंगे उसके अनुसार उसका बल बढ़ता जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा ही एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें पानी पे नियंत्रण, अनुशासन, वितरण प्रणाली को सुगठित और ठीक तरीके से देना शामिल था। मैं तो ये कहूंगा ये ऐसे उदाहरण दूसरे निगमों को भी लेने चाहिए और इसे हम अवश्य पास करेंगे और इस वक्त लोगों को किसी भी प्रकार के और बिल नहीं दिए जाएंगे। जब भी दिए जाएंगे तो 100 रुपए के अनुसार ही दिए जाएंगे। आंदोलन भी अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा। इसके लिए इनफैक्ट आज सारे ही लोग यहाँ पे कमिश्नर साहब को भी बता देंगे। और चूंकि ये फैसला किसी जब एक हाउस इज ए सुप्रीम और सुप्रीम हाउस के किसी भी डिसीजन में कोई खलल डालना ठीक। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में जलमग्न ऐतिहासिक मंदिरों में पुनर्स्थापना और जीर्णोद्वार को लेकर 1400 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है। बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने पर्यटन लिहाज से परियोजना के लिए बजट का प्रावधान करने और जल्द ही प्रस्ताव केंद्रीय संस्थाओं को भेजे जाने की घोषणा की। बिलासपुर सदर हलके के विधायक ने जलमग्न मंदिरों के बचाव के लिए बजट में की गई घोषणा का आभार प्रकट किया। बिलासपुर के गोविंद सागर झील में दशकों से गाद में समाहित 8वीं और 9वीं शताब्दी की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर इन ऐतिहासिक मंदिरों को एक अदद ठिकाना मिलेगा, जिसके लिए 8.25 बीघा जमीन कोसरिया में चिन्हित की गई है। 1,351 करोड़ के एम्स और 2,000 करोड़ के 4 लेन निर्माण योजना के बाद मंदिरों के पुनर्स्थापना के लिए बनाई गई परियोजना बिलासपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। बिलासपुर सदर हलके के विधायक सुभाष ठाकुर ने जलमग्न मंदिरों के बचाव के लिए बजट में की गई घोषणा का स्वागत और आभार प्रकट किया। साथ ही पर्यटन लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण जलमग्न मंदिरों को शिफ्ट करने की घोषणा के साथ ही बजट का प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट पेश किया है, जिससे हर वर्ग के लोगों को लाभ होगा। और इस बजट में बिलासपुर का भी जो हमारे मंदिर थे जो जलमग्न हुए थे, सांडू में बीबीएमबी का जब ये डैम बना था, तो उनका भी वर्षों से, क्योंकि 60 साल से लोग या डिमांड भी कर रहे थे और दशकों से या था कि इनका पुनर्स्थापना की जाए, उसके लिए भी 1400 करोड़ रुपए का यह बजट रखा गया है। और ये आने वाले दिनों में बिलासपुर जो हम कह रहे हैं कि टूरिज्म की दृष्टि से भी एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक लोगों के लिए वो बनेगा। तो यह 1400 जो करोड़ रुपया है, यह मंदिरों को जो हमारी संस्कृति थी, हमारी धरोहर थी, आस्था थी, या जलमग्न हुई थी, या आने वाली पीढ़ियां भी इनके साथ जुड़ के ये बिलासपुर की जो हमारी कहलूरी संस्कृति थी, या रियासत काल में जो जलमग्न हो गई थी, वह भी हमारे बुजुर्गों और आज की पीढ़ी के साथ जुड़ेगी। जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में देरी होने से सरकार के खिलाफ शिमला विधानसभा के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 6 महीने पहले परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जबकि 14 जुलाई से टाइपिंग टेस्ट भी शुरू हो गया था, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भर्ती आगे नहीं बढ़ पाई है। सरकार हाई कोर्ट में सही पक्ष नहीं रख पाई, जिस वजह से अभ्यर्थी मानसिक तनाव में है।
JOAIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में देरी होने से सरकार के खिलाफ शिमला विधानसभा के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि लगभग 3 साल भर्ती प्रक्रिया को होने वाले हैं और अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। 19,000 परिवार भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की नहीं लग रही। कई बार मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया और आज भी मुख्यमंत्री से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग को लेकर विधानसभा आए हैं। सरकार समय सीमा तय कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करे या भर्ती करने से इनकार करे ताकि अभ्यर्थियों को स्थिति स्पष्ट हो सके। इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी हमारी 1867 1867 पोस्ट पे भरी जानी है और ये शायद हिमाचल के इतिहास की अगर आप भी स्टडी करें तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस सो फार एज कंसर्न JOAIT इज कंसर्न। अभी जो अड़ंगा दुख इसी बात का है कि एक बार जब लिटिगेशन फ्री मैटर हो गया था, वैसे कोर्ट मैटर के बारे में हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है हम उसके बारे में बात कमेंट नहीं कर सकते, पर जब हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि अगर कोई भी सीट 556 की लेफ्ट आउट पोस्ट अगर 817 में ऐड हुई है तो उसको वापस 556 में भरा जाए। तो उस हीट लाइटिंग की नंबर ऑफ सीट क्या थी, क्या प्रोसेस था, और बाकी उसमें कहा गया था जजमेंट में कि आप 817 के प्रोसेस को कंटिन्यू करिए और उसके बाद प्रोसेस रिज्यूम होता है, टाइपिंग होती है और टाइपिंग होते होते अब सिचुएशन ये आ गई है कि फिर से हमारी ये भर्ती रुक गई है। तो ये बहुत मेंटल हरासमेंट हो रहा है सब बच्चों का। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारा जो ग्रुप है उसमें हमें कैसे टेक्स्ट मिलते हैं या फाइनेंशियली बच्चों को कैसी कैसी दिक्कतें आ रही है। हमारे को एक्चुअली ये लिटिगेशन फ्री नहीं कर रहे हैं। हमारे RNP रूल अलग है, हमारी पोस्ट कोड 817 के। तो सर जो 556 पोस्ट कोड है और जो उससे पहले का उनके अपने इश्यूज हैं सर। तो 5-6 साल से वो तो कोर्ट में लड़ ही रहे हैं, साथ में हमें भी हमारे भी स्टे लगाया इन्होंने। फिर उसके बाद स्टे फ्री किया और अब दोबारा से स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया इनका और अब इन्होंने गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला नहीं आएगा तो हम 817 वालों को भी प्रोसेस रिज्यूम नहीं करेंगे। तो सर हमारे ऊपर फिर से स्टे लग गया है और सर हमारा तो इतना मेंटल हैरासमेंट हो रहा है सर पिछले 3 साल से। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा देश भर से असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अब मजदूर वर्ग को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी, जिसके लिए कामगारों को इस पेंशन योजना में नियमानुसार कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। जिला किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने रिकांगपिओ में बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत जिला के सभी विभागों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें सभी विभागों के तहत आने वाले असंगठित कामगारों को पेंशन योजना के तहत लाभ देने के लिए जानकारी देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी के पंजीकरण के लिए दस्तावेज, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, IFSC कोड युक्त बैंक खाता, जिसके माध्यम से इस पेंशन योजना में खाता खोला जाएगा और इस योजना में हर आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रीमियम का दान अलग अलग है। ऐसे में जब खाता खोला जाएगा तो ऑनलाइन इस विषय में पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। DC किन्नौर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत जब व्यक्ति की आयु 60 वर्ष पूरी होगी उसके बाद उसे प्रतिमाह 3,000 की पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के इस पेंशन योजना में प्रीमियम का आधा हिस्सा स्वयं कामगार और आधा हिस्सा भारत सरकार देगी और जैसे ही कामगार की आयु 60 वर्ष पूरी होगी तो इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जो हमारे लेबर फोर्स है, जो भी किसी भी इसमें काम करे, चाहे वो मनरेगा में कर रहे हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, चाहे कहीं दुकान में कोई लेबर कोई बंदा काम कर रहा है या कोई आशा वर्कर है या आंगनवाड़ी वर्कर है जिनका पेंशन नहीं है, जिनका EPF नहीं करता है, तो उनके लिए एक भारत सरकार ने 2019 में एक स्कीम चलाई है। जो ये हफ्ता जो है हम इसको यही पेंशन वीक के नाम से चलाएंगे। इसमें इनको जो 18 से 40 साल की उम्र के जो ये वर्कर्स होंगे इनको एक मंथली कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 55 रुपए जो है एक 18 साल के बंदे को देना पड़ेगा टिल ही रीच द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो फिर उसको जो है 3,000 की मंथली पेंशन लगेगी। तो अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो वो टोटल में ही अपनी उम्र में लगभग 36,000 रुपए जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा और बाकी जो है वो सरकार कंट्रीब्यूट करेगी और उसको एक ही साल में वो 36,000 जो है वापस मिल जाएंगे और लाइफ लॉन्ग उनको पेंशन रहेगी। अगर वो मर भी जाते हैं तो उनकी फैमिली को आधी पेंशन लग जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने नालागढ़ में गौ संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में गौशालाओं के संचालकों ने अपनी अपनी समस्याओं से अशोक शर्मा को अवगत करवाया। उपाध्यक्ष ने बताया कि कुछ गौसदनों के पास जमीन की कमी है तो कुछ पंजीकृत नहीं है, उनके पंजीकरण को लेकर भी चर्चा की गई।
हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 100 गौ सेंचुरी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बजट में बेसहारा गौवंश के लिए भी बजट में 500 रुपए का प्रावधान किया था, उसको बढ़ाकर 700 रुपए करके गौवंश के लिए एक अच्छी पहल शुरू की है। उन्होंने ये भी कहा कि गौशाला में धनराशि की कमी के चलते कई मूलभूत सुविधाओं से गौवंश वंचित रह जाता है, लेकिन यकीनन ये राशि सहयोग देगी। वहीं उपाध्यक्ष ने बताया कि जिस प्रकार अस्पताल के लिए 108 की सुविधा दी गई है, उसी प्रकार गौवंश के लिए 44 मोबाइल एम्बुलेंस सुविधा दी जाएगी, ताकि अगर कोई गौवंश कहीं घायल हो जाता है तो उस एम्बुलेंस सुविधा के माध्यम से उसको गौशाला में भेजा जाएगा। जैसे डिप्टी डायरेक्टर महोदय ने बताया कि 450 के करीब गौवंश दोबारा फिर सड़कों पे बेसहारा घूम रहा है, तो उसको कैसे दोबारा गौशाला में पहुंचाया जाए। एक बार ये गौवंश सारा गौशालाओं में चला गया था, लेकिन दोनों तरफ बॉर्डर एरिया है, एक तरफ पंजाब है, एक तरफ हरियाणा है, तो दोनों तरफ से गौवंश कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहाँ से अंदर आ जाता है। कुछ थोड़े बहुत बीच में हमारे लोग भी छोड़ देते हैं, तो उसको दोबारा गौवंश को दोबारा सड़कों पे नहीं रहने देना है, गौशालाओं में पहुंचाना है, उसके लिए मीटिंग थी। और दूसरा थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हमारी सरकार ने जो 500 रुपया हमें गौवंश को मिलता था, वो अब 700 रुपया कर दिया है। तो उसके लिए हम सरकार के बहुत धन्यवादी हैं, बहुत आभारी हैं सब गौशालाओं की तरफ से। ये हम धन्यवाद करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, सरकार का, कि जिन्होंने ये इतना बड़ा फैसला बजट में लिया है। ये 500 रुपये से 700 रुपया कर देना, मेरा ख्याल हिमाचल पहली सरकार होगी हिंदुस्तान में जो इतना बड़ा गौशालाओं के लिए योगदान दे रही है। बरूटीवाला के छातीपुरा गांव के राहुल यूक्रेन से सकुशल घर लौट आ गए हैं। उनके आने पर उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। राहुल यूक्रेन के किर्वोग्राद स्थित देनोस्क यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र थे। पढ़ाई अधर में छूटने से उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जिन बच्चों की आधी अधूरी पढ़ाई छूट गई है, उन्हें भारत के ही कॉलेज में प्रवेश देकर पूरा कराया जाए। कंट्री में कर्फ्यू हो गया था अटैक की वजह से, तो हम कुछ दिन तो अपने रूम में ही अंदर थे, लेकिन जब जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे थे तो फिर हमने प्लान किया कि अब जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि 4 बॉर्डर खुल गए थे। क्योंकि यूक्रेन में तो सब फ्लाइट्स बंद थी, लेकिन जब जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती गई तो 4 बॉर्डर खुल गए थे क्रॉसिंग के लिए। तो फिर इसलिए हमारे साथ 200 इंडियन और थे हमारे कॉलेज के, तो फिर हमने अपनी बसेस से हम वहाँ पे पहुँचे हंगरी बॉर्डर पॉइंट पे। फिर वहाँ से हमने ट्रेन से क्रॉस किया। फिर जब हम हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट में पहुँचे तो तब हमने एम्बेसी के ऑफिशियल्स को फ़ोन किया। फिर वहाँ पे वॉलंटियर्स हमें आके ले गए, उन्होंने हमें रूम वगैरह प्रोवाइड करवाए, और फिर उन्होंने ही 1-2 दिन बाद हमें फ़्लाइट्स दिलवाई थी। फिर हम फ्लाइट से दिल्ली तक आए। फिर दिल्ली से भी स्टेट गवर्नमेंट ने हमें वोल्वो दिलवाई थी चंडीगढ़ तक मुझे। यूक्रेन से स्वदेश अपने देश पहुंचने के लिए करीब 1 सप्ताह तक कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। करीब 800 किलोमीटर का सफर अपने रिस्क पर ही तय किया गया। इसके बाद हंगरी बॉर्डर पहुंचने के बाद राहत मिल पाई। वहीं अब सकुशल घर लौटे हैं। यह कहना है यूक्रेन से वापस लौटे झंडुता क्षेत्र के मलांगण गाँव के हिमांशु और गीतिका का। यूक्रेन से वापस लौटे झंडुता क्षेत्र के मलांगण गांव के हिमांशु राणा और गीतिका राणा सगे भाई बहन हैं। यूक्रेन में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन रूस में चल रहे युद्ध के चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उन्हें आना पड़ा। दोनों भाई बहन के पहुंचने पर पिता, माता सहित अन्य परिजन बेहद ही खुश हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी हिमांशु राणा और गीतिका का घर पहुंचने पर स्वागत किया। दोनों सगे भाई बहन का कहना है कि परिजनों के साथ साथ समय पर संपर्क होता रहा। उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, वहीं इसके बाद ट्रेन का सफर करना पड़ा। केंद्र सरकार की ओर से चलाए गए ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें फ्लाइट मिली। वहीं अब सकुशल लौटे हैं। उधर पिता रामस्वरूप ने भी बच्चों के घर पहुंचने पर खुशी जाहिर की। तो इन्होंने ऑलमोस्ट जो है पूरा यूक्रेन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ साइड जो है वो पूरा जो है थ्रू जो है मैक्सिको ट्रैवल किया। और इसमें भगवान का शुक्र ये रहा कि जो है मेरे साथ इनका जो है कॉन्टेक्ट 2-3 घंटे के बाद जो है हमारा कॉन्टेक्ट होता रहा। और
उससे मैं ज़्यादा जो है पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ इनका कांटेक्ट ऑलमोस्ट जो है 3 घंटे के बाद हो जाता था। पर हमने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि मैंने इनको बोला था कि बेटा आपने ऐसा करना है, आपने कोई लंबा मैसेज या फिर इस तरह से जो है आपने वॉइस कॉल नहीं करनी है, क्योंकि उनके पास जो फ़ोन थे उसकी बैटरी जो है वो जो है डिस्चार्ज हो जाती है उस काम में। तो हमने जो है एक तरह के जो है अपनी तरफ से एक तरह का जो है सिंबॉलिकल लैंग्वेज जो है यूज़ की आपस में। हम उससे एक दूसरे की पोजीशन समझ रहे थे कि अब ये कहाँ पे पहुँच रहे हैं और किस हालत में हैं। रास्ते में इन्होंने दिन रात ट्रैवलिंग की इस दौरान, और जो है एटलीस्ट ये जो है वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। माना जाता है कि इस दिन सृष्टि की शुरुआत हुई थी। पुरातन कथाओं के अनुसार भी जब शिवजी का अग्नि लिंग जो था वो विराट रूप जिसको माना जाता है, उस दिन से महाशिवरात्रि और सृष्टि की रचना शुरू हुई थी। तो इसलिए शिवरात्रि का पर्व जो है हम सभी भारतवासी बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। और इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। तो शिवरात्रि की मैं अपनी ओर से, अपने प्रदेशवासियों की ओर से, देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय देवा। देशवासी और प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष अपने घरों के लिए चुने देव मेटल इंडस्ट्रीज में बनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तैयार यूपीवीसी डोर एंड विंडोज। यूपीवीसी डोर एंड विंडोज वाटरप्रूफ है, फायर प्रूफ है, साउंड प्रूफ है और थर्मली इंसुलेटेड है। तो देव मेटल इंडस्ट्रीज में बनी यूपीवीसी डोर एंड विंडोज चुनें और अपने घरों की शोभा बढ़ाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। डीके कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से देशवासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि देखने के लिए आते हैं, देश विदेश श्रद्धालुगण, मैं उनको अपनी शुभकामना देता हूँ कि आगे जो भविष्य भी ठीक है और हमारे देवी देवताओं की परंपरा सब पर पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2022 के शुभ अवसर पर मंडी जिला के सभी हमारे निवासियों को, सभी हमारे जोड़ों साथियों को और हिमाचल प्रदेश की आम जनता को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। सभी लोग वर्ष भर खुशी खुशी रहें और हमारा देवी देवताओं से जो हमारे मंडी महोत्सव के अंदर जितने देवी देवता यहाँ पर आए हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हमारे मंडी जिला में किसी तरह की, हिमाचल प्रदेश में, हमारे देश में, पूरे विश्व में कोई भी बीमारी शुमारी न हो और लोग जो है सुखी जीवन अपना जी सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का बहुत बहुत आप सभी लोगों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से, जिला की कार्यकारिणी की ओर से तथा सदर की कार्यकारिणी की ओर से समस्त पेंशनर साथियों को और मंडी जिला की जनता को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा शुभकामना देता हूं कि आगामी जो हमारा अगला वर्ष है वो जो है वो समृद्धि से, सुख से और तंदुरुस्ती से बीते।